क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखिए, मिंट इंडस्ट्री एलटीडी और रजिस्टर्ड सप्लायर इंपोर्ट बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज। अब क्योंकि ये इंपोर्ट किया तो हमें पता है आरसीएम में कवर होगा, रिसिपिएंट इज लायबल टू पे द टैक्स। तो रिसिपिएंट कौन है? मिंट इंडस्ट्री। इंपोर्ट किया किससे? फ्रॉम ग्रीन इनकॉर्पोरेटेड। आरसीएम में क्या कहा गया है? आरसीएम में कहा गया है आपको सबसे पहले डेट ऑफ पेमेंट, जो कि 2 डेट होता है। पेमेंट है तो रिसिपिएंट का पॉइंट ऑफ व्यू, जिस दिन डेबिट हुआ बैंक अकाउंट से, या फिर सॉलिड कौन सा है आपका, जिस दिन एंट्री हुआ पेमेंट का, किसके बुक में? रिसिपिएंट के बुक में। ठीक है, इन दोनों में जो अर्लियर है वो डेट ऑफ पेमेंट बन जाएगा। दूसरा है 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में देख रहे हैं आप, जैसे कि आरसीएम है तो रिवर्स चार्ज में कवर है, क्योंकि जो सेक्शन है जो ये कहता है, इफ द सप्लायर इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी एंड रिसिपिएंट इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, द पर्सन हु लायबल टू पे टैक्स शैल बी द recipient of such services। मतलब द पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो कौन सा पर्सन लोकेटेड टैक्सेबल टेरिटरी में? अपना मिंट इंडस्ट्रीज, तो यही लायबल होगा आरसीएम में रिसिपिएंट होने के बावजूद। इनवाइस फॉर 1,20,000 इज रेज्ड बाय ग्रीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन 18 अगस्त। तो यहां से 61st डे हम लोग पहले जोड़ लेते हैं। तो यहां से 61st डे जोड़ने जाएंगे तो अगस्त में होता है 31 दिन। ठीक है, अगस्त में 31 दिन, तो 31 माइनस 18 हो गया 13 दिन अगस्त में। ठीक है, अगस्त के बाद सितंबर में 30 दिन हो गया। अब कितना दिन बचा हुआ है? 61 माइनस 30 माइनस 13, 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर आपका 61st डे है, समझ गए? अगर 18 अक्टूबर 61st डे है और कहा गया है कि पेमेंट मुझे केस 1 में 22 सितंबर को मिला, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो 18 अक्टूबर या 22 सितंबर? तो 22 सितंबर, समझ गए? दूसरे केस में कहा गया है 18 अक्टूबर 27 दिसंबर, तो 18 अक्टूबर, कि ये बाद में है, समझ गए? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में क्या है कि एई का क्वेश्चन है, कहा था एसोसिएटेड एंटरप्राइज, इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ना है, इंटरनेशनल टैक्स के अंदर है, ट्रांसफर प्राइसिंग में। अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइज का क्वेश्चन है, ठीक है, तो उस केस में कहे कि 51% होल्ड किए हुए है तो एई ही होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से 26% का मार्जिन है शायद एई के लिए, ध्यान में नहीं है मुझे अभी, देख लीजिएगा इंटरनेशनल टैक्स के बुक में। एई के केस में क्या कहा गया था? 2 चीज। पहला तो कहा एई के केस में डेट ऑफ पेमेंट, जो कि सेम था एज इट इज। दूसरा 61st डे का बात नहीं किया है, तो ये भी एक तरह से आरसीएम में ही, लेकिन 61st डे का बात नहीं किया गया, कहा गया डेट ऑफ एंट्री। किस चीज का एंट्री? रिसिप्ट का, सर्विस का एंट्री, सर्विस का एंट्री, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। किस चीज का? सर्विस का। ठीक है, डेट ऑफ एंट्री ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट। तो पहले तो डेट ऑफ पेमेंट निकालते हैं। अब काहे कोठारी लिमिटेड मुंबई 51% विल्सन में होल्ड करता था, और विल्सन जो है बिजनेस एक्सलरी सर्विस दिया कोठारी को, बिजनेस विल्सन यूएसए में है, मतलब सप्लायर लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, recipient located in taxable territory, the person liable to pay tax, सब recipient located in taxable territory, ये लाइबल होगा। जब ये लाइबल होगा तो सबसे पहले डेट ऑफ पेमेंट का बात करते हैं। डेट ऑफ पेमेंट क्या होगा पता है आपको? रिसिपिएंट का पॉइंट ऑफ व्यू, जिस दिन डेबिट हुआ था या फिर जिस दिन बुक में अपना एंट्री किया था। तो डेट ऑफ डेबिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 30 सितंबर दिया हुआ है,
देख रहे हैं, डेट ऑन विच पेमेंट इज मेड 23 दिसंबर दिया हुआ है, समझ गया, पेमेंट के लिए। डेट ऑन विच सर्विस आर प्रोवाइडेड 16 जून, डेट ऑन विच इनवॉइस इज इशूड, तो इससे तो मतलब है नहीं, समझ गया। और दूसरा चीज, मेरे को यहाँ डेट ऑफ एंट्री ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट, डेबिट जो बोला ये जो है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये क्या है आपको समझिए, डेबिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट यही तो है वो एंट्री, नहीं समझे, नहीं दिया नहीं, ये जो डेबिट का बात था, ये डेबिट का पेमेंट लिखा, डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट, नहीं, क्या लिखा हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट। तो डेबिट पढ़ के ये मत समझिएगा कि डेट, यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट जो होगा सिर्फ एक ही डेट दिया हुआ है, तो कंपेरिजन नहीं करना है। 23 दिसंबर है डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट 23 दिसंबर है, बाकी ये दोनों डेट इररिलेवेंट था। दूसरा का डेट ऑफ एंट्री, काची का, सर्विस का एंट्री, सर्विस का एंट्री बुक में, ठीक है, सर्विस आपका एक्सपेंस था तो आप बुक डेबिट ही करिएगा ना एक्सपेंस से, तो डेट ऑफ डेबिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, समझ गए। तो ये बात कर रहा है सर्विस का, डेट ऑफ डेबिट फ्रॉम द बैंक अकाउंट लिखता तब पेमेंट का बात कर रहा होता, बट ये बात पेमेंट का कर नहीं रहा, बात उसका कर रहा है ये डेट ऑफ एंट्री, सर्विस का जो एंट्री किया गया आपके बुक्स में, तो डेट ऑफ एंट्री जो सर्विस का हुआ 30 सितंबर है, तो ये 30 सितंबर पहले है, तो टाउन सप्लाई क्या होगा 30 सितंबर, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में क्या कहा गया, 8 में कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स का क्वेश्चन है, हाँ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स से है, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं, सर्विस स्टार्ट कहाँ हुआ 5 जून को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर्विस कंप्लीट कब हुआ 10 अक्टूबर को, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस था, कोई बात नहीं। इनवॉइस इशू कब हुआ 20 अक्टूबर को, पेमेंट कब रिसीव हुआ 15 अक्टूबर को, पेमेंट क्रेडिट कब हुआ बैंक अकाउंट में 18 अक्टूबर को। तो डेट ऑफ, जब भी चेंज इन रेट ऑफ टैक्स का क्वेश्चन है सब कुछ भूल जाना है, सेक्शन 14 पे आना है और 3 डेट पता करना है, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ गुड, गुड्स के केस में जब तक नोटिफिकेशन वाला केस नहीं फॉल करता है तब तक तो यहाँ कवर है ना, तो डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पहला चीज, दूसरा डेट ऑफ इनवॉइस, तीसरा डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, रिसीट ऑफ पेमेंट, रिसीट ऑफ पेमेंट कौन होता है इन दोनों में जो अर्लियर डेट, या डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट हो सकता है सिर्फ डेट ऑफ क्रेडिट हो, पर कब, जब चेंज इन रेट ऑफ टैक्स से आफ्टर 4 वर्किंग डेज, आफ्टर 4 वर्किंग डेज अगर पेमेंट क्रेडिट हुआ है तो उस केस में डेट ऑफ एंट्री जो होगा पेमेंट का बुक्स में वो इररिलेवेंट हो जाता है, लेकिन इस केस में आप देखिएगा 2 दिन के अंदर क्रेडिट हुआ है, तो अब तो दो दोनों में अर्लियर हो, तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट तो 15 अक्टूबर हो गया, डेट ऑफ इनवॉइस 20 अक्टूबर हो गया, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस 10 अक्टूबर हो गया, समझे। अब काहे कि आप देख सकते हैं कि इनमें से 2 डेट 15 तारीख और 10 तारीख इनवॉइस डेट को छोड़ के दोनों पहले पड़ रहा है, बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, देयरफॉर द रेट एप्लीकेबल टू द सप्लाई शैल बी द प्रीवियस रेट, द ओल्ड रेट, ठीक है। और टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, अगर डेट ऑफ सप्लाई के साथ कोई पड़ता है तो जो उसके साथ रहेगा वही होगा, जब तक ये दोनों साथ में ना हो तब तक तो अर्लियर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। डेट ऑफ सप्लाई के साथ अगर कुछ है तो उस केस में जो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, अब चाहे वो बाद में ही क्यों ना हो वही होगा, तो 15 तारीख आपका डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट जो है 15 तारीख वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा, समझ गए, कोई दिक्कत। ध्यान क्या रखना है आपको, जब भी डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट निकालिएगा ये 4 दिन का डिफरेंस चेक कर लीजिएगा, अगर ये 4 दिन से ज्यादा माने कि 21 तारीख को अगर पेमेंट क्रेडिट होता तो ये डेट इररिलेवेंट हो जाएगा, उस केस में डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट 21 तारीख होता, जब डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट 21 तारीख होता और डेट ऑफ इनवॉइस 20 तारीख है तो ऑब्वियस सी बात है अब न्यू रेट अप्लाई होगा, क्योंकि दोनों डेट चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के बाद है, और उसके बाद फिर दोनों में जो अर्लियर होता वो होता,
क्योंकि जब भी इनवाइस और पेमेंट साथ में होता है तो अर्लियर का प्रोविजन लगता है, लेकिन जब सप्लाई के साथ कोई भी डेट रहता है जो उसके साथ है वही डेट एप्लीकेबल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। 9 में क्या है? KLM Limited, a publishing and printing house registered in Maharashtra, is engaged in supply of books, letter card, envelope, guides and reference material. अब इसमें आपको क्या समझना है कि प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, प्रिंटिंग ऑफ इन्वेलप, एक फॉल करेगा सप्लाई ऑफ गुड्स में, एक फॉल करेगा सप्लाई ऑफ सर्विस में। समझ गए? तो कहा गया है जहां पर कंटेंट, जहां पर कंटेंट, इसके केस में कंटेंट कौन प्रोवाइड करेगा? रिसिपिएंट। पर इनपुट कौन प्रोवाइड करेगा? माने पेपर हुआ, इंक हुआ, समझे? पेपर, इंक, कार्डबोर्ड, माने कवर जो बनेगा, ये सब तो प्रोवाइड करेगा प्रिंटर, जो प्रिंट करने वाला है। ठीक है, प्रिंटिंग सर्विस जो दे रहा है। लेकिन कंटेंट किसने दिया? कंटेंट दिया बुक्स वाले ने। तो इस केस में ये सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। शायद चैप्टर 1 या 2 का पार्ट था, ये क्लैरिफिकेशन था इसके ऊपर, सर्कुलर था। ठीक है, तो ये तो हो गया सप्लाई ऑफ सर्विस। पर इसके केस में क्या कहा गया था? इन्वेलप के केस में ये कहा गया था सप्लाई ऑफ गुड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कंटेंट कुछ दे नहीं रहा। और वैसा खुद भी कॉमन सेंस से सोच सकते हैं आप, बुक का सब कुछ मैंने दिया, तो आप भले मुझे पेपर, पन्ना, इंक उंक सब साथ ही में देंगे ना। सप्लाई छाप के देंगे, क्या देंगे? खाली छाप कहाँ छापेंगे? पन्ने पे छापेंगे। बुक बनाएंगे, कवर करेंगे उसको। ठीक है, तो वहां तो गुड्स भी इन्वॉल्व है, लेकिन उसको सप्लाई ऑफ सर्विस कहा गया है, ये नहीं। पर जब इन्वेलप कर रहा है उसमें तो बस बोले भैया ऐसा छाप देना, एक डिजाइन कुछ दे दिए होंगे, छाप रहा है। वहां तो मेन सप्लाई गुड सप्लाई करना है, सर्विस थोड़ी है। बुक प्रिंटिंग के टाइम मेन सप्लाई सर्विस देना है, ना कि पेपर देना आपको। तो जब सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ तो उसको फॉलो करेंगे। जब सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ तो उसका सेक्शन क्या कहता था? इसका सेक्शन तो क्लियर है। इसका सेक्शन है डेट ऑफ इनवाइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवाइस इज आउट टू बी इशूड। ठीक है, ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ऐसे लिख के मत आइएगा। लास्ट डेट ऑन विच इनवाइस इज आउट टू बी इशूड अंडर सेक्शन 31। तो जैसे देखिए, डेट ऑफ एंट्रिंग इनटू प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट 20 मार्च, कोई मतलब नहीं। जब सप्लाई ऑफ गुड्स है, फॉरवर्ड चार्ज में है, तो उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। डेट ऑफ हिट ऑफ एडवांस, इससे भी कोई मतलब नहीं। क्यों? ऑब्वियस सा बात है, डेट ऑफ इनवॉइस है, ये चाहिए हमको। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रिंटिंग सर्विस 5 अप्रैल, इससे भी कोई मतलब नहीं है। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, इससे मतलब है सिर्फ 10 अप्रैल। डेट ऑफ रिमूवल, हाँ, इससे मतलब है। लास्ट डेट क्या होगा? 7 अप्रैल, क्योंकि सेक्शन 31 क्या कहा था? अगर सप्लाई ऑफ गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है तो आपको इनवॉइस इशू करना है ऑन और बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स। तो रिमूवल के पहले इशू करना था, पर आपने 7 अप्रैल को इशू किया नहीं, 10 अप्रैल को इशू किया, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? 7 अप्रैल। डेट ऑफ इससे भी कोई मतलब नहीं है मुझे। ठीक है, तो ये सारे डेट इररिलेवेंट हुए गुड्स के केस में। बट जब सर्विस के केस में आएंगे तो हम क्या देखेंगे कि जब एडवांस मिला तो एडवांस से ही टाइम टैक्सेबल है, 20 मार्च। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट पहले आ गया ना, समझे? उसके बाद डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रिंटिंग हो गया। अब जब प्रिंटिंग कंप्लीट हो गया 10 अप्रैल को, तो इसके विद इन 30 डेज आपको इनवाइस इशू करना था। तो 20 दिन उधर और 10 दिन उधर, ठीक हो गया मई। 10 मई तक आपको इनवाइस इशू करना था। अगर आपने 10 मई तक इनवाइस इशू नहीं किया तो बी, क्लॉज बी, क्लॉज बी मतलब जो भी ए और बी दिए लिखा हुआ था किताब में, बी में क्या कहा था? तब डेट ऑफ इनवाइस इररिलेवेंट हो जाएगा। डेट ऑफ इनवाइस इररिलेवेंट हो जाएगा। कौन रिलेवेंट हो जाएगा? 10 अप्रैल। ठीक है, तो एडवांस के लिए तो 20 मार्च, नो डाउट। जो एडवांस रिसीव हुआ उसके 20 मार्च ही टाइम ऑफ सप्लाई है। लेकिन जो बैलेंस पेमेंट रिसीव हुआ उसके लिए क्या होगा? उसके लिए आपका हो जाएगा डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस तो 10 अप्रैल है, समझ गए? और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट तो बाद का है, 31 मई है। तो क्या होगा? 10 अप्रैल और 20 मार्च, समझ गए? 10 अप्रैल और 20 मार्च।
20 मार्च एडवांस पेमेंट के लिए और 10 अप्रैल बैलेंस पेमेंट जो रिसीव हुआ उसके लिए। ठीक है, यहां पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, यह सीधी 7 तारीख। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। एंडेस प्राइवेट लिमिटेड अ रजिस्टर्ड सप्लायर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ए एंड बी while A is taxable under forward charge। अगर A फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है तो अब इस बात आप कहाँ चल जाइएगा, वही नोटिफिकेशन, डेट ऑफ इनवाइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवाइस इज आउट टू बी इशूड, लास्ट डेट अंडर सेक्शन 31। बी इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। अब बी जब आरसीएम में है तो कहाँ चल जाइएगा, रिसिपिएंट का पॉइंट ऑफ व्यू, रिसिपिएंट जानेगा, उस पर तो एंडेस देगा ही नहीं टैक्स। कौन देगा टैक्स, रिसिपिएंट। और वो क्या कहेगा, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, पहला चीज दिखेगा। उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट देखेगा। उसके बाद क्या दिखेगा, उसके बाद 31st डे देखेगा फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। तो अब देखिए, 1 लाख रुपया मिला बायर को फॉर सप्लाई ऑफ ए टू बी डिलीवर इन मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, क्वेश्चन आगे भी है, अच्छा बड़ा क्वेश्चन है। अब समझिए, इस क्वेश्चन को समझना आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। समझिए, ए के लिए क्या करिएगा, पहले ए को सॉल्व करते हैं। तो ये जो 1 लाख रुपया मिला ए के बिहाफ पे, तो अभी तो टैक्सेबल होगा नहीं, क्या इसका डेट ऑफ इनवाइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवाइस इज आउट टू बी इशूड। रिसिप्ट ऑफ 1 लाख, 1 लाख रिसीव हो गया 13 फरवरी को। ठीक है, पेमेंट ऑफ 1 लाख बायर किया, पर रिसीट 1 लाख 13 फरवरी को हुआ। समझ गया। 17 फरवरी को पेमेंट ऑफ 2 लाख मेड बाय बायर फॉर सप्लाई ऑफ बी डिलीवर इन मंथ ऑफ मार्च। 2 लाख का पेमेंट बी के लिए मिला। ठीक है, अब बी का पार्ट चल रहा है यहाँ पे। तो यहां पर जो 1 लाख मिला है, अभी इसका टाउन सप्लाई नहीं आया है, लेकिन जो ये मिला 2 लाख, इसके लिए तो आपको अभी ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना एक चीज, क्या, डेट ऑफ पेमेंट। समझ गए। तो समझिए, इस दिन 2 लाख का किया, इस दिन 2 लाख रिसीव हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, इनवाइस पेमेंट मेड बाय, जैसे पेमेंट मेड बाय द बायर ऑफ बी। ठीक है, पेमेंट एज मेंशन अब रिसीव, ये तो बात का चीज है। मुझे छोड़िए, यहीं पे आइए। तो इस 2 लाख को तो आज अगर आप 3 डेट से जोड़ना चाहें तो ऑब्वियस है, आज डेट ऑफ इनवाइस बाद में आने वाला है 31st डे, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स भी बाद में आने वाला है, पर ये तो आ चुका है ना। तो इस 2 लाख के लिए तो 17 फरवरी ही रिकॉर्ड कर लेना है पहले ही। यही एंट्री डेट है बेसिकली। समझ गए, क्वेश्चन क्लियरली लिखा नहीं, बट ये एंट्री डेट का बात कर रहा है आपको। एंट्री किसके बुक में, रिसिपिएंट के बुक में एंट्री का बात कर रहा है। 2 लाख रुपया मिला कब, मैंने डेबिट कब हुआ, 20 फरवरी को। ठीक है, तो 17 फरवरी डेट ऑफ पेमेंट हो गया, 17 फरवरी मिल चुका है 2 लाख के लिए, तो ये डेट तो बाद में, डेट बाद में ही आएगा, ऑब्वियस सा बात है। उसके बाद 5 मार्च को प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ और रिमूव हो गया। तो 5 मार्च तो वो डेट हुआ ना जो लास्ट डेट हुआ इनवाइस इशू करने का, नहीं समझे। 5 मार्च हुआ लास्ट डेट इनवाइस इशू करने का, 5 मार्च। अब देखना पड़ेगा इनवाइस कब इशू हुआ, तो अभी आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। 6 मार्च को रिसिप्ट ऑफ प्रोडक्ट है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब, मुझे तो ये दो डेट पता करना है, डेट ऑफ इनवाइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवाइस इज आउट टू इशू। ठीक है, 10 मार्च को प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर रिमूव हुआ, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन 23 मार्च को प्रोडक्ट भी रिसीव हुआ, इससे मुझे मतलब है। तो ये जो मेरा था, ये तो 2 लाख के लिए निकाल लिए थे, पर नीचे देखिएगा फिर 2 लाख के लिए किया है। ठीक है, 2 लाख के लिए, और क्यों, क्योंकि देखिए इनवाइस कितना है प्रोडक्ट बी का, 4 लाख। जब इनवाइस वैल्यू 4 लाख है, इसका मतलब कि 2 लाख तो यहाँ था, यहाँ पर जो रिसीट हुआ तो बैलेंस जो 2 लाख है, जो नेक्स्ट 2 लाख है और जो 2 लाख है, उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स जो है
वो आपका है प्रोडक्ट बी का, ये देखिए रिमूव हुआ, रिसीट हुआ 23 मार्च। अब जब 23 मार्च आ ही गया है, फिर भी नीचे देखेंगे 4 मार्च को इनवॉइस इशू किया ए के लिए, तो ए के लिए डेट ऑफ इनवॉइस 4 मार्च और लास्ट डेट 5 मार्च, और इसका वैल्यू भी 2 ही लाख के लगभग है, मैंने बस 2 ही लाख है, 2 लाख वो भी एडवांस में मिला था, मैंने 1 लाख एडवांस में मिला था और 1 लाख बाकी था, तो कोई मतलब नहीं है, दो पूरे के पूरे 2 लाख के लिए मैंने 1 लाख जो और मिलेगा, नीचे उसका डेट दिया हुआ होगा आपको, पेमेंट मेड देख रहे हैं, तो 4 और 5, तो 4 पहले है, तो पूरे 2 लाख के लिए 4 अप्रैल ही हो गया टाइम ऑफ इनवॉइस, टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। लेकिन यहां इस 2 लाख के लिए 17 फरवरी, लेकिन बचे हुए 2 लाख के लिए 23 मार्च पहला डेट आ चुका है, दूसरा डेट 31 डे होता है, और ऑब्वियस सा बात है, आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं 31 डे, तो ऑब्वियस सा बात है 23 मार्च के बाद ही आएगा ना, 11 मार्च को इनवॉइस इशू किया है, यहाँ 31 डे जोड़ेंगे तो 20 दिन इधर हुआ, 11 अप्रैल होगा 31 डे, ठीक है। 25 मार्च को पेमेंट बायर मेड किया, 31 मार्च को पेमेंट ए का रिसीव हुआ, तो ए का था तो ए का ए से कोई मतलब है नहीं, ए का तो हो चुका है टाइम सप्लाई। बी का 1 अप्रैल और 4 अप्रैल, तो डेट ऑफ पेमेंट क्या हुआ, डेट ऑफ पेमेंट इस केस में अर्लियर कौन है, 1 अप्रैल, तो मेरे पास जो 3 डेट निकल के आया इसके लिए 23 मार्च, 31 डे 11 अप्रैल और 1 अप्रैल, तो पहले कौन है 23 मार्च, तो इसलिए इस केस में टोटल कंक्लूजन ये हुआ कि प्रोडक्ट ए के 2 लाख के सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई होगा 4 तारीख, ठीक है, 4 मार्च इनवॉइस इशू हुआ, समझ गए। लेकिन प्रोडक्ट बी के पहले 2 लाख जो एडवांस में रिसीव हुआ उसके लिए डेट ऑफ पेमेंट ही हो जाएगा 17 फरवरी, लेकिन जो बैलेंस 2 लाख बाद में मिला उसका टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ पेमेंट ना होकर के डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, ये सबसे पहले मिल चुका है मुझे, और वो डेट क्या है 23 मार्च, आया समझ में। तो इस तरह से आपको इसको ध्यान रखना है, तो प्रोविजन क्लियर रहेगा तो बना लीजिएगा, थोड़ा सा प्रोविजन में, इसलिए प्रोविजन क्लियर रखा करिए, कब फॉरवर्ड चार्ज था तो वहाँ क्या था नोटिफिकेशन, रिवर्स चार्ज में क्या था, 2 या 3 पन्ना में इसका चार्ट बना हुआ है, वही चार्ट से आपका रिवीजन इसका हो सकता है हमेशा। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए और आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, समझ गए। चलिए।